लेट्स स्टार्ट जी। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 17-11 इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड अवेलेबल फॉर सेल जो सिक्योरिटीज हैं उनके रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं जी कैसलमैन होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन हैड द फॉलोइंग अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एट जनवरी 1 2014। एवर कंपनी के शेयर्स हैं उसके पास 1000 1500 ईच। रॉजर्स कंपनी के हैं, चैंस कंपनी उसके हैं। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल एट कास्ट उन्होंने बता दिए। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 7500, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल एट फेयर वैल्यू 30,000। तो ये उन्होंने क्या बताया जनवरी 1 2014 को, यानी दूसरे लफ्जों में ऐसा समझ लें ये दिसंबर 31 2013 की वैल्यूज है। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जितना भी डाटा है ये वाला जो टेबल बनी हुई है बिलोंग्स टू दिसंबर 31 2013 या जनवरी 1 2014 की वैल्यूज है। During 2014, the following transactions took place. First, on March 1st, Roger Company paid $2 per cash dividend. Then, on April 30th, Castleman Holdings Incorporation sold 300 shares of Chance Company for 11 per share. On May 15, Castleman Holdings purchased 100 more shares of Ever Company at 16. At December 31st, 2014, the stock had the following prices per share values. ये उन्होंने बता दी। उसके बाद फिर ईयर 2015 आ जाता है, उसमें कुछ इसी तरह से ट्रांजैक्शन हुई, कुछ उसने सेल आउट की, शेयर सेल आउट किए, फिर डिविडेंड की पेमेंट हुई और देन फिर दिसंबर 31 को डिविडेंड की एक अगेन पेमेंट हुई दिसंबर 21 को, और फिर दिसंबर 31 को हमारे पास कुछ फेयर वैल्यूज मौजूद है। इंस्ट्रक्शंस में आते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। तो हम ये ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज हमने बेसिकली बनाना है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली विद द टाइम हम ये सारे एंट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्यूरिंग 2014 की बातें हम वहां से इसको स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ए, जर्नल एंट्रीज हमने बनाना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी हमने जहाँ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे तो उन्होंने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमें भी वो डिविडेंड मिला। कितना डिविडेंड है जी? $2 पर शेयर डिविडेंड। और राजर कंपनी ने ये पेड किया, तो राजर कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है ये हम देखते हैं। 900 शेयर्स हमने खरीदे हुए हैं। इसका मतलब है 900 शेयर्स के हिसाब से $2 डिविडेंड अगर है तो इसका मतलब है 1800 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे। ये जी डेट है हमारे पास मार्च 1। तो ईयर हम पहले डाल लेते हैं 2014 की एंट्री है मार्च 1। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और डिविडेंड रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। डिविडेंड रेवेन्यू यानी डिविडेंड इनकम हमारे लिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कितना अमाउंट से होगी ये हम अभी देख लेते हैं। $2 पर शेयर डिविडेंड है और हमारे पास 900 शेयर्स हैं। तो ये किसकी तरफ से है? रॉजर कंपनी की तरफ से। तो ये हमारे पास बन जाएंगे कितने? 1800 डिविडेंड रेवेन्यू और कैश में भी उतना ही इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एंट्री रिकॉर्ड होगी। उसके बाद 2014 में क्या हुआ? अप्रैल 30 को कैसल होल्डिंग्स के 300 शेयर्स उसने बेच दिए। कैसल होल्डिंग्स ने 300 शेयर्स बेच दिए किस कंपनी के? चैंस कंपनी के एट 11 पर शेयर। तो चांस कंपनी जो है इसके 500 शेयर्स हमारे पास पहले से मौजूद है। हमने क्या किया? उसके 300 शेयर्स जो है ना बेच दिए हैं अप्रैल 30। अब सेल की एंट्री है तो हमें इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले वर्किंग 1 कर देते हैं, अप्रैल 30 ये लिख लेते हैं। सेल प्रोसीड्स
300 शेयर्स बेचे हैं हमने, और कितने का एक शेयर बेचे हैं? 11 का। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $3,300। अच्छा जी, अब हमें ब्रोकरेज फी का उन्होंने बताया नहीं है, अगर वो होती तो वो हम यहाँ से माइनस करते, नेट प्रोसीड्स हमारे पास आ जाती। तो यहाँ पर वही सेम है। अब हम यहाँ लिखेंगे कास्ट ऑफ 300 शेयर्स, कास्ट ऑफ 300 शेयर्स। तो ये हमें पता भी चल जाएगा। 500 शेयर से चांस कंपनी का $9 का हमने एक खरीदा था, ये उसकी कास्ट थी। 300 शेयर्स इंटू $9, 2700 कास्ट है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे गेन हो रहा है विद अमाउंट 600। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट हमारे पास आ गया जी 3300, और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट AFS 2700 से वो कम हो गई, और इस पे हमें जो गेन हुआ वो हम लिख लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हुआ जी 600। इन दिस वे ये सेल की एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, और इसके साथ यहाँ लिख भी लेते हैं कि रेफरेंस वर्किंग 1। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड एंट्री जो है, May 15 को कैसलमैन होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन परचेज 100 मोर शेयर्स ऑफ एवर्स कंपनी स्टॉक एट 16 पर शेयर। एवर कंपनी के हमने $16 के हिसाब से 100 शेयर्स और खरीद लिए May 15 को। ठीक है, तो जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट में लिखेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट, AFS जितने में हमने ये खरीदा, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा मैं वर्कआउट अलग से तो नहीं करना, इसी में ही लिखूंगा कि कितना आपने ये वैल्यू लिखना है। तो देखिए आपने 100 शेयर्स खरीदे, $16 का एक शेयर है, प्लस ब्रोकरेज फी अगर दी हुई होती तो हम ऐड कर लेते, तो इस क्वेश्चन में ये नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमने खरीदे एवर कंपनी के, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली 1600 जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। ठीक जी, तो ये हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन ये हो गई। फोर्थ में वो बताते हैं, एट December 31, 2014 स्टॉक एट द फॉलोइंग प्राइसेस पर शेयर, एवर, रॉजर्स एंड चांस। तो अब December 31 को आपको पता है हमें ना भी कहा जाए तो हमें एडजस्टिंग एंट्री बनाना पड़ती है। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री के लिए फिर हमें टेबल बनाना पड़ती है। December 31 एडजस्टिंग एंट्री, ये मैं टाइटल डाल रहा हूँ ताकि आपको ये जरा सेपरेटली नजर आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टेबल बनानी है, वर्किंग 2 कर लेते हैं, फेयर वैल्यू टेबल एट द एंड ऑफ ईयर 2014, सिक्योरिटीज, कास्ट, फेयर वैल्यू, अनरियलाइज्ड होल्डिंग, गेन और लॉस। अच्छा जी, सिक्योरिटीज अब हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज की है, एवर, रॉजर एंड चांस कंपनी, एवर कंपनी, रॉजर कंपनी एंड चांस कंपनी। अब कास्ट के हिसाब से आते हैं कि जो एवर कंपनी है उसके पास, उसके लिए जो हमारे पास पहले से कास्ट मौजूद है
वो 1000 शेयर्स पहले थे 1500 के हिसाब से, ये बन गए हमारे पास 15,000। लेकिन हमने एवर कंपनी के ड्यूरिंग 2014 और शेयर्स भी खरीदे, आप यहाँ देख सकते हैं 100 शेयर्स और खरीदे। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कितने, 1100, 1100, लेकिन हमें टोटल उनकी कास्ट चाहिए। तो क्या हुई, 15,000 पहले थी, 1600 अब हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया 16,600। तो ये मैं शेयर्स लिख लेता हूँ, 1100 शेयर्स, और कास्ट हमारे पास इसकी कितना होगी, 16,600। तो ये कैसे हुई कास्ट 16,600, 15,000 पहले इन्वेस्टमेंट मौजूद है, 1600 की इन्वेस्टमेंट और हमारे पास बढ़ गई है। अच्छा जी, उसके बाद जो रॉजर कंपनी है, इसके मैं लिख लेता हूँ। रॉजर कंपनी की जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो है जी हमारे पास 900 शेयर्स हैं, 20 के हिसाब से 18,000। तो ड्यूरिंग 2014 राजर कंपनी के हवाले से हमने कोई शेयर्स ना बेचे ना खरीदे। तो इसके हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ओरिजिनल 900 शेयर्स है, 20 के हिसाब से। तो ये 18,000 हमारे पास इनकी कास्ट मौजूद है। उसके बाद चांस कंपनी ने जो है 500 शेयर्स उसके पहले से मौजूद थे, 300 शेयर्स हमने इसके बेच दिए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये 300 शेयर्स हमने बेच दिए, इसका मतलब है इसके 200 शेयर्स हमारे पास रह गए हैं। तो उन 200 शेयर्स की जो हमारे पास कास्ट बन रही है वो कितना है, 9 के हिसाब से 1800 बन जाएगी। इसके हमारे पास कितने शेयर्स बच गए, 200 शेयर्स है, क्योंकि 300 बिक गए हैं। तो इसकी जो कास्ट हमारे पास मौजूद है वो 1800 है। ठीक है, अब हम इन कास्ट का टोटल कर लेते हैं और फिर फेयर वैल्यूज देखते हैं जी कितना कितना हमें गिवन है। जब हमने कास्ट का टोटल किया तो ये बन गया 36,400, 36,400। अब फेयर वैल्यू की तरफ आते हैं, तो फेयर वैल्यू उन्होंने हमें दे दी हुई है कि एवर कंपनी का $17 का एक शेयर है, रॉजर का 19 का, और इसका 18, चांस का $8। एवर कंपनी का जी हमारे पास $17 का एक शेयर है, तो 1100 शेयर मौजूद है, $17 का एक शेयर है, 18,700 हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास राजर कंपनी है, इसका शेयर हमारे पास है 19 का, 19 इंटू 900 शेयर्स, 17,100। उसके बाद इसका जो शेयर है चांस कंपनी का $8 का था, तो ये हमारे पास बन जाएगा $8 इंटू 200, 1600। तो इसका हम टोटल करते हैं तो ये बन रहा है जी 37,400। अब इंडिविजुअल लेवल पे गेन या लॉस, यहाँ पहली सिक्योरिटी में हमें गेन हो रहा है 18,700 माइनस 16,600, 2,100 का गेन हो गया। दूसरी सिक्योरिटी में हमें लॉस हो रहा है 900 का, और तीसरी सिक्योरिटी में भी हमें लॉस हो रहा है 200 का। तो ओवरऑल हमें गेन हो रहा है जो कि 1100 और 2100, डिफरेंस 1000 का हमें गेन हो रहा है। अब ये करंट ईयर में हमारी सिक्योरिटी इस वैल्यू पे यानी आ चुकी है 1000 के गेन के साथ। तो प्रीवियस बैलेंस क्या है, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रीवियस बैलेंस। देखिए हमारे पास प्रीवियस बैलेंस जो है ये दिसंबर 31, 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये हमारे पास प्रीवियस बैलेंस। ठीक है, ये देखिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा 7,500, वो भी लॉस का। तो ये जी हमारे पास लॉस का बैलेंस है 7,500। तो लॉस के वक्त हमारा ये बैलेंस क्रेडिट होता है। अब हमारे पास नया बैलेंस है किस वैल्यू पे आना चाहिए, यानी सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सिंपल वे टाइमलाइन को मैं बना लेता हूँ।
0, पहले आप थे -7,500, अब आप आ गए हैं +1,000 पे। तो आपने क्या किया, ये लॉस भी रिकवर किया और 1,000 भी आ गए। ठीक है, तो टोटल ये हमारी एंट्री होनी चाहिए 8,500 से। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है टी अकाउंट वाला। हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था, यानी बैलेंस क्रेडिट जो था वो कितना था हमारे पास 7,500। इसको जब हमने ब्रॉड डाउन किया तो ये हमारे पास आ गया ब्रॉड डाउन 7,500। अब हमारे पास डेबिट बैलेंस आना चाहिए क्योंकि गेन है हमारे पास, यानी ये इस तरफ कैरी डाउन आना चाहिए। इस डेबिट साइड ज्यादा होगी तो कैरी डाउन हमारा डेबिट का आएगा। कितना आना चाहिए, 1,000। तो अब देखें कि डेबिट में हमें कितना एंट्री करनी चाहिए कि कैरी डाउन हमारा 1,000 आ जाए। देखिए ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पर 8,500 से जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा तब डेबिट बैलेंस 1,000 बचेगा, क्योंकि जो गेन होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इस तरह से हमें जो एंट्री करनी है वो क्या करनी है, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट AFS डेबिट 8,500 और अनरियलाइज्ड holding gain or loss equity 8,500। इन दिस वे हमारे पास जो ईयर 2014 था उसकी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं जी। अब हमारे पास जो ईयर शुरू हो रहा है वो 2015। फर्स्ट इसमें जो ट्रांजैक्शन हुई, February 1st, Castleman Holdings Incorporation sold the remaining chance shares for 8 per share। यानी चांस कंपनी के हमारे पास 500 शेयर से, जिसमें से हमने 300 पहले बेच दिए हुए थे। अब रिमेनिंग कितने शेयर्स रहते हैं, 200 शेयर्स, तो वो भी हमने बेच दिए। ठीक है, अगेन हमारे पास जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट होगी कास्ट प्राइस पे AFS। फिर हमारे पास गेन या लॉस की हम मैंने स्पेस छोड़ दिए, गेन होगा तो यहाँ लिख देंगे, लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे। और ये डेट है हमारे पास February 1। अच्छा जी, अब इसके लिए वर्किंग करते हैं फिर अगेन। February 1, 2015 सेल प्राइस 200 शेयर्स की $8 के हिसाब से 1600, जबकि कास्ट प्राइस इसकी चांस कंपनी के जो शेयर्स है उसकी जो कास्ट थी हमारे पास वो $9 की थी। 200 इंटू 9 1800। तो यहाँ पे ऑब्वियसली में क्या हो रही है, 200 का लॉस हो गया। हम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट में हमारे पास आ गया जी 1600, लॉस डेबिट हुआ 200 से, लॉस ऑन सेल, और सिक्योरिटीज हमारे से चली गई $1800। ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2015 की कर ली। उसके बाद है जी ऑन March 1st राजर कंपनी पेड $2 पर शेयर डिविडेंड। डिविडेंड दिया जी हमारे पास ये March 1st अगेन मेरे ख्याल में March 1st जब डिविडेंड मिला हमें तो कैश अकाउंट डेबिट और डिविडेंड रेवेन्यू क्रेडिट। अगेन $2 इंटू जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने राजर कंपनी में खरीदे हुए हैं, तो वो हमारे पास है 900 शेयर्स। अगेन 1800 से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न दिया जी डिविडेंड के हिसाब से $1800। उसके बाद
नेक्स्ट एंट्री जी, on December 21, Evers Company declared a cash dividend of $3 per share to be paid in the next month. यानी दिसंबर 21 में डिक्लेयर कर रहे हैं, पेड कब होगा? नेक्स्ट मंथ। अच्छा जी, दिसंबर 21। अच्छा जी, डिविडेंड दिया कितना? यहीं पे उसकी वर्किंग कर रहा हूँ। $3 के हिसाब से जो नंबर ऑफ शेयर हैं रॉजर कंपनी के, वो है हमारे पास नहीं, रॉजर कंपनी थी, एवर्स कंपनी। एवर्स कंपनी के जो हमारे पास शेयर हैं वो बेसिकली 1100 है। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारी लास्ट टेबल थी एवर कंपनी के शेयर्स देख सकते हैं, 1100 है हमारे पास। तो 1100 इंटू 3, डिविडेंड हो गया 3300। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ इधर को कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब डिविडेंड क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ मिलना है, तो अभी हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड रिसीवेबल, अदरवाइज हम कैश लिख लेते हैं अगर मिल जाता है। और डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाए। 3300। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद अगेन जो लास्ट एंट्री उन्होंने हमसे पूछी हुई है, एट December 31, 2015 स्टॉक एट द फॉलोइंग प्राइसेस पर शेयर, एवर्स 19 और राजर्स 21। कि बाकी एंट्रीज हमने ये कर ली 2015 की, अब आखिरी एंट्री हम कर रहे हैं, तो वो भी फिर हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल 2015। So again, securities, cost, fair value, unrealized, holding, gain और loss। तो सिक्योरिटीज अब हमारे पास सिर्फ दो ही रह गई हैं, एक एवर कंपनी और एक राजर कंपनी। एवर कंपनी के हमारे पास 1100 शेयर हैं और राजर कंपनी के हमारे पास 900 शेयर्स हैं जो रिमेनिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास ये 3 कंपनीज थी। ड्यूरिंग द ईयर ये जो 200 शेयर्स थे ये चांस कंपनी के सेल आउट हो गए, तो हमारे पास बाकी 2 कंपनीज जो है वो रह गई हैं। यानी एक ये हमारे पास कंपनी रह गई है एवर कंपनी, और दूसरी राजर, ये हमारी क्या हो गई? सोल्ड हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपनीज रह गई तो इनकी जो कास्ट है वो हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास एवर कंपनी है उसकी कास्ट हमारे पास क्या है? 16,600 और इसकी जो कास्ट है वो 18,000। 16,600 और 900 शेयर्स की जो कास्ट है वो 18,000 है हमारे पास। ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर गिवन है डेटा। फेयर वैल्यूज देखते हैं अब इनकी क्या है जी हमारे पास। एवर कंपनी 19 और राजर 21। 19 और 21, 1100 इंटू 19, 20,000 एंड 900 फेयर वैल्यू, और 900 जो शेयर हैं इनकी वैल्यू 21 है, तो ये 18,000 एंड 900। कास्ट का टोटल और फेयर वैल्यू का टोटल कर लेते हैं। तो ये कास्ट का जो टोटल है ये बन रहा है 34,600 और इनका जो टोटल है वो बन रहा है 39,800। 39,800। अब इंडिविजुअल लेवल पे इसमें भी गेन हो रहा है और इसमें भी गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है जी? इसमें गेन हो रहा है हमारे पास 4,300 और यहाँ पर गेन हो रहा है 900 का। तो ओवरऑल जो हमें गेन हो रहा है वो हो रहा है प्लस किया 5,200 का गेन हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस था सिक्योरिटीज
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। अब गेन था पहले प्रीवियस ईयर में डेबिट 1000, ये भी गेन है, अब भी गेन है, यानी हमारा जो 1000 का गेन था अब वो कहाँ पे पहुंच गया 5200 पे। अब हमने इसको एडजस्ट करना है तो कितना अमाउंट से एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये देखें 0, पहले हम थे 1000 प्लस में, अब आ गए प्लस 5200, ये तो पहले से मौजूद है। हमने क्या करना है, इन बिटवीन जो है 4200 उसकी एंट्री करनी है, 4200 यहाँ लिख लेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। तो फर्दर हम डेबिट करेंगे विद अमाउंट 4200। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं दिसंबर 31, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट AFS debit with 4200 and unrealized holding gain or loss equity, क्योंकि AFS सिक्योरिटीज है 4200। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनकी ट्रांजैक्शन होगी एडजस्टमेंट की। ये हमारे पास है जी एडजस्टिंग एंट्री। ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट होंगी रिक्वायरमेंट ए के हिसाब से। बी में है जी prepare a partial balance sheet showing the investment related amounts to be reported at December 31st 2014 and 2015 दोनों की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा पार्शियल हिस्सा बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बैलेंस शीट 2014 and 2015। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी एसेट्स, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट AFS एट कास्ट, और इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें 2014 की टेबल को अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास क्या था, जो इन्वेस्टमेंट थी एट कास्ट वो क्या थी 36,400, और उसमें हमने एडजस्टमेंट की थी 1000 के हिसाब से। ये देखिए हम भी करते हैं, ये थी हमारे पास 36,400, इसमें हमने 1000 की एडजस्टमेंट की थी, तो ये हमारे पास बन गई थी 37,400। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा करंट एसेट नहीं था। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जिसमें हम सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद अकमुलेटेड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, तो यहाँ पर ये तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अकमुलेटेड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम था वो कितना हमारे पास अमाउंट थी 1000, और इस तरह से ये हमारे पास बैलेंस शीट का पार्ट बन गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जाएं यहाँ पर, तो जो कास्ट थी AFS सिक्योरिटीज की 2015 में 34,600, और इसमें जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की गई 5,200 के हिसाब से, इनकी जो फेयर वैल्यू हमारे पास आ गई वो 39,800 बन। करंट एसेट्स में मैंने यहाँ बनाया, उसकी वजह ये थी
कि 2015 में हमारे पास था डिविडेंड रिसीविंग, वो था 1800। ये एसेट साइड में क्योंकि लिखना था इसलिए यहाँ लिखा। अब स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में सेम वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, जो चीज़ें नहीं है मौजूद, लेकिन अकोमोडेटेड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हमारे पास कितना था यहाँ पे 5200, ये गेन में आ गया। इस तरह से ये आपने अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसकी रिक्वायरमेंट बी भी हमारे पास सॉल्व होगी जो उन्होंने हमसे पूछी थी। ठीक है जी। अब जो है होपफुली आपने ये सारा देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने ये सारी कैलकुलेशंस की, किस तरीके से हमने एंट्रीज को अकाउंट फॉर किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,